दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स वे में। आज एक बार फिर आपके बीच एक और एमसीक्यू लेके आपके बीच हाजिर हुए हैं। तो आप एमसीक्यू का फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं। चाहे आपका एग्ज़ाम है या नहीं है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम एक ना एक दिन तो होने ही वाला है। चाहे आप 3 साल बाद एलिजिबल होते हैं, चाहे 2/3 हैं, चाहे आप दफ्तरी हैं, चाहे आप कोई भी सब स्टाफ है। तो आप जुड़े रहिए और एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट का फ़ायदा उठाइए और इस टैगलाइन को हमेशा याद रखिए, अब की बार क्लर्क पार। तो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि हमारे को तो आप लोगों को बस एकदम एमसीक्यू और सटीक प्रैक्टिस सेट देने के अलावा बाकी ज़्यादा टाइम तो दे नहीं सकते आपको, लेकिन डेली का एमसीक्यू और प्रैक्टिस सेट आपको आपके लिए बना के ज़रूर दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला और सबसे फर्स्ट एमसीक्यू है, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक्सप्लेन के साथ आपको बताया जाएगा। जो पहला है आज का, फर्स्ट स्टेज मनी लॉन्ड्रिंग। यहाँ पर है मनी लॉन्ड्रिंग ING। पहला मेरा एक ही क्वेश्चन है कि आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन कमेंट बॉक्स में किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देते। कोई बात नहीं, गलत दे दो, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए करेक्शन किया जाएगा और सही आपको बताया जाएगा। एक आध जो सब स्टाफ हैं, अच्छा नॉलेज है उनको, वो आंसर देते हमेशा। अच्छा लगता है कि जब कोई हमारे क्वेश्चन का जवाब देता है। तो एक आध हैं अच्छे जो सब स्टाफ हैं, शायद उम्मीद करता हूँ कि या क्या पता इस बार ही उनका बेड़ा पार हो जाए, अगर किस्मत सही रही तो। पहला क्वेश्चन है मनी लॉन्ड्रिंग 3 प्रकार की होती है। जो पहला टाइप है वो है प्लेसमेंट, लेइंग और इंटीग्रेशन। मनी लॉन्ड्रिंग 3 प्रकार की होती है, लेकिन जो फर्स्ट स्टेज मनी लॉन्ड्रिंग है, इनमें से कौन सी है जो फर्स्ट स्टेज मनी लॉन्ड्रिंग है? तो वो है प्लेसमेंट। जो फर्स्ट स्टेज है वो प्लेसमेंट है, दूसरी लेइंग है और तीसरी इंटीग्रेशन है। तो मनी लॉन्ड्रिंग 3 प्रकार की होती है। अगला, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट बैंक एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? कि भारत में सबसे पहले कौन सा बैंक एस्टेब्लिश्ड हुआ था? इंपीरियल बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, RBI और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो कईयों ने तो इंपीरियल बैंक मार दिया होगा, जो कि 1921 में बना था, लेकिन वो गलत है। सबसे पहले जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, शायद 1877 का है ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो सबसे पहले इस्टेब्लिश्ड हुआ था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगला क्वेश्चन है, प्रो राटा प्रीमियम ऑफ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री फुल फॉर्म को ज़रूर याद करें, क्योंकि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये सब एक ही प्रकार सेम लगती है। तो इसमें जो फोर्थ क्वार्टर है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 4 क्वार्टर होते हैं, तो वो कितने का होगा? मैं आपको बता देता हूँ कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में जो टोटल एक साल में होता है वो होता है 436 रुपये। और अगर आप इस 436 को 4 से डिवाइड करते हो
तो ये होता है 109। अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये होता है 109, लेकिन 109 है जो वो आंसर गलत है, जो कि पहला ही ऑप्शन है। आंसर है इसका फोर्थ क्वार्टर का है 114 रुपये। इसमें जो 5 रुपये हैं वो बढ़ के आते हैं हमेशा 109 में। होता 109 ही है, लेकिन उसमें 5 रुपये बढ़ जाते हैं, तो कितना हो जाता है 114। 114 ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ KYC अपडेशन इन हाई एंड लो रिस्क कस्टमर रिस्पेक्टिवली, कि जो KYC में हाई रिस्क, लो रिस्क और जो मीडियम रिस्क होते हैं, जो KYC अपडेट होता है उसमें हाई रिस्क और लो रिस्क कस्टमर कितने साल में KYC करवाते हैं, ये है क्वेश्चन। जो हाई रिस्क वाला है वो 2 साल में, या लो रिस्क वाला 8 साल में, या लो रिस्क वाला 2 साल, हाई रिस्क वाला 10 साल, या लो रिस्क वाला 10 साल, हाई रिस्क वाला 2 साल। तो मैंने आपको पहले भी MCQ में बता रखा है, जो हाई रिस्क वाला है वो हमेशा 2 साल, और जो लो रिस्क वाला है वो हमेशा 10 साल में KYC करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस। अगर आपने एक छोटा बैंक अगर आपने खोलना है तो उसके लिए, मतलब उसका लाइसेंस के लिए कितने अमाउंट की, कितने कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप कैशियर क्लर्क बन रहे हो तो आपको ये चीज़ें ना, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं और एग्ज़ाम में आपको यही पूछी जाएंगी। आप कहीं स्केल 1 या CAIB JIB का पढ़ रहे हैं तो ऐसी गलती ना करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। आपके पास इतना हार्ड आएगा नहीं, मैं आपको रिवीजन में दोबारा भी लाऊंगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन, आप भी बोलोगे कि सर सेम यही क्वेश्चन पेपर में आया था। तो इसमें कितना कैपिटल होना चाहिए बैंक को खोलने के लिए, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ या 1000 करोड़। तो इसके लिए होना चाहिए 200 करोड़ रुपए होने चाहिए लाइसेंस के लिए। नेक्स्ट, नॉन रेसिडेंस कस्टमर एंड फॉरेन नेशनल्स आर कैटेगराइज एज हाउ दिस कस्टमर। अगर कोई विदेशी कस्टमर है, मतलब वो यहाँ का नहीं है, नॉन रेसिडेंस यानी हमारे देश का नहीं है, तो उसकी कैटेगरी कौन सी होगी, लो रिस्क वाली, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, या इनमें से कोई नहीं। जो भी विदेशी व्यक्ति होगा और कस्टमर होगा, मतलब व्यक्ति या कस्टमर होगा, तो वो हमेशा हाई रिस्क में माना जाएगा या वो हाई रिस्क में आता है। समझ गए भाई? ओके। अगला क्वेश्चन है, मदर ऑफ ऑल डिपॉजिट। जितने भी आप जमा करते हो सबकी मदर कौन सी है, मतलब कौन, किसको बोलते हैं मदर अकाउंट, कौन होता है मदर अकाउंट, करंट अकाउंट, सेविंग, RD या FD। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि किसको मदर अकाउंट बोलेंगे, ठीक है। अगर गलत ऑप्शन है या गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, सर इसका ये नहीं ये होगा। आपके लिए कमेंट बॉक्स में सब कुछ ओपन कर रखा है मैंने, आप अपना सजेशन भी मुझे दे सकते हैं। नेक्स्ट, मनी ऐप इन इंडिया टू हेल्प आइडेंटिफाई डिनोमिनेशन ऑफ नोट्स बाय RBI। RBI ने एक ऐप लॉन्च की थी, मनी, MANI।
इस जब मनी ऐप को जब आरबीआई ने लॉन्च किया है तो वो किसके लिए किया है? सीनियर सिटीजन के लिए, विजुअली चैलेंज पर्सन जो देख नहीं सकते उनके लिए, फिजिकली हैंडीकैप पर्सन जो विकलांग हैं वो, या इनमें से सबके लिए। तो मनी ऐप जो आरबीआई ने लॉन्च किया है वो क्या है? विजुअली चैलेंज पर्सन, जो लोग देख नहीं सकते आँखों से, उनके लिए आरबीआई द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। ऐप है मनी। इस मनी की अगर मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं तो ये होती है मोबाइल एडेड नोट, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। इससे जो भी व्यक्ति आँखों से देख नहीं सकता वो हाथ की मदद से उस नोट को पहचान लेता है कि ये नोट कितने रुपए का है। ये ऐप उन्हीं के लिए बनाई गई है जो विजुअली चैलेंज्ड या देख नहीं सकते। नेक्स्ट, भारत क्यूआर इज विच मोबाइल पेमेंट सॉल्यूशन। जो भारत क्यूआर है ना, इज विच कौन से मोबाइल ऐप, कौन सा सॉल्यूशन है, किसके लिए है? पर्सन टू पर्सन, पी टू पी, पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू मर्चेंट, यानी व्यक्ति टू व्यापारी के लिए, मर्चेंट टू मर्चेंट खाली व्यापारी टू व्यापारी। एक ऑप्शन गलत है, ये लगातार हो गया मर्चेंट टू मर्चेंट, यहाँ पर होना था मर्चेंट टू पर्सन। लेकिन जो ये ऐप खोली गई है जो भारत क्यूआर है, ये है पर्सन टू मर्चेंट के लिए। इन दोनों के लिए भारत क्यूआर मोबाइल पेमेंट को ओपन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एनबीसी में जो बी की जो फुल फॉर्म है वो क्या होगी? जो बी की फुल फॉर्म होगी भारत, बैंकिंग, बेलर और ये बेली। तो एन इसकी फुल फॉर्म होगी ये बैंकिंग। नॉन, अगर मैं एनबीसी की बात करूं, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, ये होती है एनबीएफसी की फुल फॉर्म। लेकिन आपको इसी टर्म में पूछी जाएगी जो यहाँ पे लिखा है। विच फॉर्म इज़ यूज फॉर कैंसिलेशन ऑफ नॉमिनेशन। अगर आपने कैंसिल करना है नॉमिनेशन तो कौन से फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी? DA1 की, ये फॉर्म है DA2 की, DA3, या इन सब में से कैंसिल करने के लिए क्वेश्चन को एक बार ज़रूर पढ़ें, कैंसिल करना है या नहीं करना है, ताकि आप आंसर सटीक दे सको। तो जो इसका राइट आंसर है वो है DA2। कैंसिल के लिए हमेशा फॉर्म लगता है DA2, नॉमिनेशन कैंसिल के लिए। आप बोलोगे सर ये DA1 किस लिए है? DA1 फॉर्म होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, नॉमिनेशन का रजिस्ट्रेशन के लिए। DA2 कैंसिलेशन के लिए हो गया। जो DA3 है, DA3 होता है आपका, अगर आपने कोई मॉडिफिकेशन करना है उसमें तो वो DA3 फॉर्म के जरिए होता है। DA1 आपको मैंने बता दिया रजिस्ट्रेशन, DA2 कैंसिलेशन और DA3 मॉडिफिकेशन के लिए होता है, नॉमिनेशन का। नेक्स्ट, नंबर ऑफ डिजिट इन MICR कोड। MICR में कितने कोड का नंबर होता है? MICR में 6, 9, 11 या 13। तो इसमें तो होता है 9, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है और ये कई बार आते हैं, शायद आपको याद भी हो गया होगा। अब आपने मेरे को ये बताना है IFSC में कितने डिजिट होते हैं? IFSC कितने डिजिट का होता है? क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने। अगला क्वेश्चन है,
प्रधानमंत्री अटल योजना नोडल एजेंसी, किस नोडल एजेंसी के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना आती है? अटल नहीं, आवास योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना किस नोडल एजेंसी के अंदर आती है? सिडबी के अंदर, हुडको, एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बोर्ड, केवीआईसी या नाबार्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हुडको एंड एनएचबी। ये जो हुडको और जो एनएचबी है, ये क्या करती है? जो गरीब और वैसे महिलाएं हैं उनको घर प्रोवाइड करने का काम करती हैं। ठीक है भाई। और ये हुडको की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन। हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन इस हुडको की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट, ई रुपीज़ इज ए, ई रुपीज़ को किसकी मदद से चलाया जाता है? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सीबीडीटी की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीसी, एनसीईटी मुद्रा के द्वारा। तो ई रुपीज़ को चलाया जाता है सीबीडीसी के द्वारा। जो ई मुद्रा है उसको चलाया जाता है सीबीडीसी। अगर मैं आपको सीबीडीसी की फुल फॉर्म बताऊं तो सी, बी, डी और सी, सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी, इसीलिए वो ई रुपीज़ है या इलेक्ट्रॉनिक रुपीज़, सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी। आप इनको नोट भी कर सकते हैं और आप अगर लगातार मेरे साथ जुड़े हैं तो आपका सुन के भी काम चल सकता है। आप कहीं बैंक में काम कर रहे हो, ब्लूटूथ लगाओ, ईयरफोन लगाओ और फ़ायदा उठा जाओ इस चीज़ का। अगला क्वेश्चन है, रिव्यू ऑफ मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी इज कंडक्टेड बाय आरबीआई ऑन अ बिजनेस। जो मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी है आरबीआई जिसको करती है वो कब कब की जाती है? मंथली, बाई मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली? तो इसको किया जाता है बाई मंथली, ऑप्शन नंबर बी, इसको बाई मंथली किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कैश रिमिटेंस अप टू ₹2 लाख व्हाट विल बी द एस्कॉर्ट टीम। अगर किसी कैश वैन में एक आप किसी करेंसी चेस्ट किसी बैंक से आप अगर 20 लाख रुपए एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको? मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपने जाना, एक क्लर्क या एक ऑफिसर, एक क्लर्क, एक क्लर्क और एक ऑफिसर है पहले वाले में, दूसरे वाले में 1 क्लर्क या एक ऑफिसर चाहिए उसके लिए। अगला है एक क्लर्क और एक आर्मड गार्ड और चौथा है 2 क्लर्क। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन का आपको सटीक आंसर नहीं मिल सकता क्योंकि उसके लिए आर्मड गार्ड की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो थ्योरी में लिखा गया है वो लिखा गया है एक क्लर्क या एक ऑफिसर की ज़रूरत है अगर आप 20 लाख से 20 लाख तक का अमाउंट कैरी कर रहे हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट, इन एजुकेशन लोन अप टू व्हाट अमाउंट नॉट टेंजिबल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स। अगर आप एजुकेशन लोन लेते हो तो उसमें एक सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, सिक्योरिटी देनी पड़ती है, उसमें टेंजिबल सिक्योरिटी देनी पड़ती है। तो कितने रुपए तक नोट नहीं देनी पड़ेगी आपको, आप इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि आपने इतने रुपए लिए और आपको सिक्योरिटी भरने की ज़रूरत नहीं है। तो कितने रुपए तक? 4.5 लाख, 7.5, 7 या 10 लाख? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 7.5 लाख तक आपने अगर एजुकेशन लोन ले लिया तो आपको सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट नहीं है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CBS स्टैंड फॉर्म। आप बोलते कि CBS पे बैठा बंदा है, सब स्टाफ CBS पे बैठा है, तो CBS की फुल फॉर्म होती क्या है? पहला ऑप्शन है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, दूसरा है कोड बैंकिंग सॉल्यूशन और तीसरा है कंट्रोल बैंकिंग सॉल्यूशन। तो इसका राइट आंसर है कोड बैंकिंग सॉल्यूशन, कोड बैंकिंग सॉल्यूशन। नेक्स्ट, द लिमिटेशन पीरियड इन केस ऑफ प्लेज ऑफ एन एसेट। प्लेज के लिए जो टाइम पीरियड है वो कितना है? तो इसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है। प्लेज होता है कि जब आप गोल्ड लोन या आभूषणों के लिए कोई लोन लेते हो तब प्लेज की रिक्वायरमेंट होती है, जब आप उसको डिपॉजिट नहीं कर पाते तो। नेक्स्ट, व्हाट इज़ नॉट अ फीचर ऑफ व्हाट्सएप बैंकिंग। आजकल व्हाट्सएप बैंकिंग का भी ज़माना आ गया है और व्हाट्सएप बैंकिंग भी चल रही है, तो इनमें से कौन व्हाट्सएप बैंकिंग के लिए नहीं है? कौन सा फीचर व्हाट्सएप बैंकिंग का नहीं है? बैलेंस इंक्वायरी व्हाट्सएप बैंकिंग में कर सकते हैं, रिक्वेस्ट चेकबुक व्हाट्सएप बैंकिंग में मंगा सकते हैं, स्टॉप चेक, चेक को स्टॉप करवा सकते हैं, लेकिन TDS सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल सकता। व्हाट्सएप बैंकिंग में जो TDS है उसकी अगर मैं करता है ना, आपके मोबाइल में मैसेज आता है TDS इतना इतना इतना, तो उस TDS की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS की फुल फॉर्म होती है। इसको भी ज़रूर अपने नोटबुक में नोट करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो लास्ट तक आप भूल जाते हो लाइक करने में, तो चैनल को लाइक ज़रूर करें अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो, क्योंकि इतने धीरे धीरे और इतने प्यार से और आपको सही समय पर क्लास दी जा रही है और समझाया जा रहा है, तो आप भी हमारी मेहनत को समझें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीफ इज डिफाइन इन विच एक्ट। जो डीफ है उसको कौन से एक्ट में डिफाइन किया गया है? और अगर डीफ की फुल फॉर्म होती है DEAF, पहले ही बता चुका हूँ, डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड। डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड, ये डीफ वो होता है कि अगर आपके अकाउंट में 10 साल तक कोई लेन देन नहीं हुआ तो आपका जो रुपए है वो इस फंड में चला जाता है, एजुकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो कौन से एक्ट में आता है डीफ, किस में डिफाइन किया है? सेक्शन 26 RBI एक्ट, सेक्शन 26 बैंक रेगुलेटिंग एक्ट और सेक्शन 85 NI एक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है सेक्शन 26 बैंक रेगुलेटिंग एक्ट, BR एक्ट। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जन धन योजना है जो, उसका ओवरड्राफ्ट की लिमिट क्या है? 5,000, 10,000, फिर यह 50,000 है 1,00,000। आसान क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की जो ओवरड्राफ्ट लिमिट है वो है 10,000 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट, एज लिमिट ऑफ डोर स्टेप बैंकिंग। डोर स्टेप बैंकिंग की जो एज लिमिट है वो कितनी है? डोर स्टेप बैंकिंग के बारे में बता देता हूँ आपको। डोर स्टेप बैंकिंग है कि पहले इनके घर जो भी सीनियर सिटीजन होते थे, जो भी विकलांग होते हैं, उनके घरों पे कर्मचारी जाते हैं, उनसे चेक लेना, उनके अकाउंट में रुपए जो भी उनको दिक्कत है बैंक साइड से, तो उनके घर पे ही
उनका काम करवाना, उसको बोलते हैं डोर स्टेप बैंकिंग। लेकिन आजकल बैंक सबके लिए ये काम कर रहे हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएगा तो कितने साल तक इसकी एज लिमिट क्या है। पहला है 55, 70, 60 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 70 साल तक। लेकिन आजकल इसको सब जगह कर दिया गया, सब आदमियों के लिए ये चीज़ कर दी गई है। नेक्स्ट और आज का लास्ट, गोल्ड लोन इज टाइप ऑफ, गोल्ड लोन है या वो किस टाइप का है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो आभूषण है, जो ज्वेलरी है, वो आता है आपका प्लेज में। तो इसका राइट आंसर है प्लेज। फिर मैंने आपको एक बार और बताया था हाइपोथेकेशन, ऑप्शन नंबर ए है जो, अगर आपने कोई भी व्हीकल लोन या मूवेबल वाहन का लोन ले रखा है तो वो आता है हाइपोथेकेशन में आता है वो। और अगर आपने हाउस लोन या अपनी ज़मीन के लिए लोन ले रखा है, लैंड के लिए हाउस लोन, तो वो आता है बिल्डिंग के लिए, तो वो आता है मॉर्गेज में। और असाइनमेंट आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि असाइनमेंट किस लोन के तहत आता है। तो ये था आज का सेशन। अगर आप, फिर अगेन बता देता हूँ, पहली बार है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे तो सपोर्ट करें, और ताकि हमारा हौसला और बिल्टअप हो, और हम ऐसे ही MCQ प्रैक्टिस सेट लगातार आपके लिए बनाए रखें जब तक आपको पूरा रट न जाए। और ये वाली टैगलाइन हमेशा याद रखना, अब की बार क्लर्क पार। अगर आपका पेपर इस टाइम नहीं है, आप बोलते हो यार मेरे को भी टाइम 2 साल बाद है, लेकिन आप अभी से देखोगे तो आपको टारगेट बहुत इजी लगेगा जिस टाइम आपका पेपर होगा। इस पे अभी और काम चल रहा है, तो आपको और भी अच्छी से अच्छी क्लासें देखने को मिलेंगी अगर आप हमारा सपोर्ट बनाए रखेंगे तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक मिलते हैं, अलविदा, थैंक यू, धन्यवाद। और अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें, जहाँ भी रहें मस्त रहें और हंसते रहें। ओके बाय।